Pathogenesis. ठीक है। Pathogenesis. Atherosclerosis, the most common advent sheath vein occlusion, stagnation, capillary endothelial damage, extravasation of blood constituents. ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है ना जो आर्टरीज का, जी सर। ये आपको मैंने जूम किया है। ये रेड कलर की जो आर्टरी है, जब इसका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो ये प्रेशर डाल रही है वेन के ऊपर, ठीक है ना, नजर आ रही है ठीक है। सबको। तो आप देखेंगे वेन जोन सी है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई है, बाकी दोनों जगहों से वो डायलेटेड है, जहां पर आर्टरी है वहां पर कंस्ट्रिक्ट कर गई है, ठीक है ना। जी सर। हाँ जी, स्पून जी सर। समझ आई। जी सर, आ गई है। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट ये इधर प्रेशर डालती है तो ये वेन रप्चर हो जाती है। ये इसकी पैथोजेनेसिस में बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये है, ठीक है ना। जी सर। अब वो एथेरोस्क्लेरोसिस की क्या कॉजेज हैं, कंस्ट्रिक्शन की क्या कॉजेज हैं, वो हाइपरटेंशन वगैरह आती है, वो भी हम पढ़ेंगे, अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा आज ही पढ़ लेंगे। आवाज क्लियर आ ठीक रही है। है सबको। जी सर। चले अली, आप लैपटॉप से हैं, सर मोबाइल से हूँ। नजर आ रहा है, जी सर। पढ़े जरा। सर इसमें ये इसकी इनमें ये क्लासिफिकेशन है। जी सर, BRVO सर, मतलब मतलब ब्रांच BR रेटिनल वेन स्टैंड्स ऑक्लूजन, फॉर ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। शाबाश। CRVO सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन सर, इसकी 3 टाइप्स उसने लिखी हुई हैं, नॉन इस्कीमिक, इस्कीमिक, पेपिलोफ्लेबाइटिस, ठीक और है, दूसरा हेमी रेटिनल वेन। ठीक है ना। अब ये देखें, जब CRV होती है तो ये शेप होती है, नॉर्मल बंडल देखा मैंने आप लोगों ने। जी सर। तो जब सेंट्रल रेटिनल वेन की एक्लूजन हो जाती है तो सारे फंडस के ऊपर आपको हेमरेजेस नजर आ रहे हैं, जी सर। ये रेड रेड किस्म के, ठीक है। जी ठीक सर। है सर। और कहीं पे ब्लीडिंग भी है। अच्छा जी, चले स्पून जी सर। जी मैं पढ़ती पढ़े। हूँ। Causes and predisposing factors outside the vessel: atherosclerosis, age, hypertension and intraocular pressure, smoking. Within the vessel: phlebitis, Beckett's sarcoidosis and Eales disease. In the vessel lumen: hyperviscosity due to polycythemia, multiple myeloma, hyperlipidemia, obesity, diabetes mellitus and oral contraceptive pills. वेरी गुड, ठीक हो गया ना। ये प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। जी सर। सिम्टम्स, Symptoms depend upon the site: sudden blur vision, morphasia, visual field defect. मेटामॉर्फोप्सिया, ठीक है, मेटामॉर्फोप्सिया। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एग्जाम में आता है सडन लॉस ऑफ, सडन पे लॉस ऑफ विजन, उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन और सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन, ठीक है। ठीक है सर। तो आमतौर पे सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन ज्यादा कॉमन है। तो सेंट्रल रेटिनल वेन occlusion इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। पेशेंट रात को सोता है, सुबह उठता है तो उसको एकदम नजर ही बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा होता, सिर्फ अ, 2 उंगलियां नजर आ रही होती है, पॉइंटिंग फिंगर होता है या हैंड मूवमेंट होता है,
ठीक है ना। जी। तो या उसको ब्लड नजर आ रहा होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि इमेज साइज उसको या छोटा नजर आ रहा होता है या बड़ा नजर आ रहा होता है। और वियर फील्ड डिफेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्लड है, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, या कहीं पर इस्कीमिया है, तो उस जगह पर उसको स्कोटोमा नजर आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड पे। अगर नेजल साइड पे है तो टेम्पोरल साइड पे नजर आएगा। ठीक है। Sir, kindly ask students. अच्छा अच्छा, समझ आ रही है। जी सर, आ गई है। चले अली साहब। जी सर, इसमें प्यूपिल नॉर्मल और RAPD, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फंडस में, होता है और RAPD भी हो सकता है। जी ठीक सर, है, वो ठीक है आगे सर। जाके डिस्कस करेंगे कि किस में RAPD होता है किस में नहीं होता। ये थोड़ा ये इंट्रोडक्शन है CRPO का। पढ़े आगे। फंडस, टॉर्टोसिटी एंड डायलिटेशन ऑफ वेन। उसके ये बाद साथ साथ आप हेमरेजेस। तस्वीर भी, ये साथ साथ डायग्राम भी देखते जाएं और कोरिलेट करते जाएं जो लिखा हुआ है। ठीक है सर। डायलिटेशन एंड टॉर्टोसिटी ऑफ वेन्स, हेमरेजेस, कॉटन वूल स्पॉट्स, डिस्क एडिमा एंड मैकुलर एडिमा। ठीक है ना। इसके अंदर सारे ठीक है सर। साइंस है। आपको टॉर्चुसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही है। ठीक है, आपको हेमरेजेस भी नजर आ रहे हैं, डिस्क भी नहीं नजर ठीक आ है। रही है एडीमा की वजह से, और मैकुला भी नहीं नजर आ रहा एडीमा की वजह से। ये सारे साइंस है सेंट्रल लैटरल वेन ओक्लूजन के। अच्छा जी, अब इसका कोर्स क्या होता है, चले जी। स्पून। Most accurate sign resolves over 6 to 12 months. Complete resolution, but there may be disc collaterals, optic atrophy, pigmentary changes, and epiretinal membrane. तो ये 6 to 12 मंथ के अंदर आमतौर के ऊपर खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है, और कुछ केसेस में हमें लेजर करना पड़ता है या इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये इंट्राविट्रेल बिवासिजुमाब, ठीक है ना। ठीक है सर। और हाइपरटेंशन और जो दूसरी चीजें हैं वो आपने कंट्रोल करनी होती है इस पर। कॉम्प्लिकेशंस क्या है। Complications: macular edema, retinal neovascularization, vitreous hemorrhage, fractional retinal damage, and rubeosis iridis. मैक्युलर एडीमा क्यों होता है, देखिए जब आपकी ब्लड वेसल्स सेंट्रल रेटिनल वेन की ओक्लूजन होती है तो वो रप्चर हो जाती है, तो उसमें से प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं। उसकी वजह से डिस्क एडीमा भी होता है, मैक्युलर एडीमा भी होता है। ठीक है। Okay, अच्छा, sir. उसके बाद इस्कीमिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं क्योंकि इस्कीमिया भी होता है रेटिना का। उसकी वजह से वो एनवीडीज एनवीज भी बन सकती हैं। ये ज्यादा कॉमन है BRVO में। और ये देखिए ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है। राइट साइड पे रेटिना है, प्यूपिल है, लेंस है, क्या है। अली, जी सर। Iris? ये क्या कौन, आयरस है, शाबाश। तो आयरस में क्या नजर आ रहा है। Sir, rubeosis iridis हो रहा है, blood vessels grow कर रूबियोसिस रही हैं आइरिस हो गया। circumference ठीक है, पे. तो रूबियोसिस आइरिस हमें क्या खतरा होता है कि रूबियोटिक ग्लोकोमा ना हो जाए, क्योंकि ये जो सी ब्लड वेसल्स है ये एंगल पे कंटिन्यू करती है। ठीक है। जी जी. अब इसमें आमतौर पे ये होता है कि बाकी चीजें तो रिजॉल्व हो जाती हैं, मैकुलर एडीमा जो है वो परसिस्ट करता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, पढ़े जी। Intra स्कूल पढ़े। Intravitreal injections of triamcinolone or Avastin, macular grid laser photocoagulation. ठीक है ना, ये आपको मैकुलर एडीमा नजर आ रहा है। ठीक है,
ये वो एक्यूडेशन है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स है, कोलेस्ट्रॉल है। इसमें आप इंट्राविट्रल स्टेरॉइड भी लगा सकते हैं और ग्रिड लेजर भी कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में मैंने आपको लेजर पढ़ाए थे, पीआरपी और ग्रिड लेजर, लेकिन उनकी मैंने पिक्चर्स नहीं दिखाई थी आपको, ठीक है ना। तो वो डायग्राम में मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा, ठीक है। जी सर। तो ये भी मैकुलर एडीमा की टाइप है। इसमें जरा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज्यादा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम है, डिफ्यूज एडीमा ज्यादा है। अच्छा ये देखें, ये पीआरपी है, इन आई विद, मैंने आपको बताया था ना। मुझे ये बताएं कि मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको जो पीआरपी है उसका मैकेनिज्म बताया था कि हम कहाँ पर लेजर बल्ब लगाते हैं, ये बताया मुझे जरा। सर आपने बताया था कि नॉर्मल जो रेटिना होती है उसके ऊपर हम लोग लेजर करते हैं क्योंकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए तो फिर एंजियोजेनेसिस नहीं होगी और जो वेसल्स हैं वो भी रिग्रेस कर जाएंगी। वेरी गुड, शाबाश। नॉर्मल, असल में ये नॉर्मल रेटिना पे लगाते हैं। मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि डैमेज रेटिना पे लगाते हैं, लेकिन डैमेज रेटिना पे लगाने का कोई नहीं होता, कोई वो तुक नहीं बनती। नॉर्मल रेटिना पे लगाते हैं ताकि एंजियोजेनिक फैक्टर्स ना बने। इसका हमें कुछ थोड़ा नुकसान भी होता है। पेरिफेरी में करते हैं पैन रेटिनोकोएगुलेशन, तो उससे जो पेरिफेरी में रॉड्स होती हैं तो आपकी नाइट विजन इफेक्ट हो सकती है, रिंग्स स्कोटोमा बन सकता है। तो ये कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं, यानी कि जो न्यू वेसल्स हैं उनको रिग्रेस करने के लिए, ठीक है। जी सर। लेकिन ये जरूरी जरूरी होता है। तो ये देखें, ये पिक्चर है पीआरपी की, लेजर पीआरपी इन आई विद रेटिनल न्यूवस्कुलाराइजेशन। और रूबियोसिस अराइडिस में भी यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि एंजियोजेनिक फैक्टर्स तो रेटिना से सिक्रीट हो रहे हैं ना। जी जी। तो ये देखें, ये पेरिफेरी पे सर हमने काइंडली किया, स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। जी सर विजिबल है। ठीक है। तो ये इसका फायदा तो हो जाएगा कि ऑक्सीजन डिमांड खत्म हो जाएगी और एंजियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे। नुकसान क्या हो सकता है इसका? सर वही रिंग्स कोटोमा और जो भी आपने बताया। जाहिर है, आपने नॉर्मल रेटिना को डैमेज किया है तो इधर से जो जो इमेज बनते हैं वो आप रिसीव नहीं कर सकेंगे, यानी कि पेरिफेरल विजन आपकी डिस्टर्ब होगी, आपकी डार्क विजन डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। लेकिन जी सेंट्रल रेटिना आपका ठीक है, इसलिए ये आप ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं और ये बड़ा टाइम टेस्टेड मेथड है। इससे बेहतर मेथड जो सा है वो है इंट्राविट्रेल इंजेक्शन ऑफ बिवास्टुजिमाब एवेस्टिन का। उससे आपकी ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ठीक है। ये हम मैकुलर एडीमा के लिए भी कर रहे हैं और एनवीईज के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, आगे ये है सडन पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन। ये कॉजेज लिखी हुई है, लेकिन अभी मैंने आपको बीआरपीओ पढ़ाना है और सीआरपीओ की भी कुछ डिटेल्स बतानी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके आऊंगा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की तरफ, जो इन सब डिजीजेस की एक तरह की जड़ है, ठीक है। मैंने आपको इंटेंशनली पहले सीआरबीओ थोड़ा सा पढ़ाया है। अब जरा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की तरफ आ जाए, ठीक है। जी सर। तो ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्मल फंडस है, ठीक हो गया। सर अच्छा जी, चले जी, पढ़े जी अली साहब। Sir, posterior segment changes in hypertension may occur in the retina, choroid, and optic nerve. ठीक हो गया, हाँ जी, चले स्कूल। retinal changes, arterial narrowing, focal or generalized, precapillary arteriolar obstruction, Weir cases, and cotton wool spots.
ठीक है, तो इसमें फोकल भी हो सकती है, नैरोइंग, जनरलाइज कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। और कॉटन वूल स्पॉट्स आपको बताया था, इट इज द डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर लेयर, ठीक है ना। जी ये आप देखें तो आपको ये फ्लेम शेप्ड डैमेजेस नजर आ रहे हैं, ये कॉटन वूल स्पॉट नजर आ रहा है। ये कॉटन वूल स्पॉट इस्कीमिया की वजह से नर्व फाइबर लेयर का डैमेज है, ये है कॉटन वूल स्पॉट्स, ठीक है ना। जी इसको कॉटन वूल स्पॉट्स क्यों बोलते हैं, ये रूई के रूई की तरह के होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब सर इनकी स्टूडेंट्स को लोकेशन ऐड कहाँ कर पर लें। होती है यार, ये बड़ा मसला है, तेरा टेम्पो टूट गया था। अब ये रेक्टल साइंस तो आपने देखे है ना, जो भी आपने पढ़े थे पिछली स्लाइड में, ये वाले। अब ये होते कहाँ पर है, रेटिना के 10 लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, स्पून पढ़े जरा, मोटा मोटा पढ़े। ये ऊपर इडिमा, लिखा न, हाँ, देखें, नर्व फाइबर लेयर के अंदर हेमरेज है, उसकी वजह से इडिमा हो रहा है और हार्ड शाबाश, एक्सुडेट्स है। मैक्यूला के अंदर सिस्टोइड स्पेसेस बन रही हैं इडिमा की वजह से, एंड डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अली रिपीट करें। जी सर, इसमें नर्व फाइबर लेयर में हेमरेजेस है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, एडिमा, और साथ में हार्ड एक्सुडेट्स की भी एकोमुलेशन हुई भी है, और सिस्टॉइड स्पेसिस हैं इधर, और डॉट प्लॉट हेमरेजेस भी इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है किस किस लेयर में होता है। इसकी ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, ये है, ठीक है ना। इस ठीक है तरह सर। आपको ऑफ्थल्मोस्कोपी से नजर आएंगे। जब आप हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। जी ठीक है सर सर। क्लियर है। चले आगे पढ़े, शाबाश, चले अली पढ़े। Blot hemorrhages lie deeper in retina in plexiform or inner nuclear layer. The vertical arrangement of molar fibers and neurons limit lateral spread. ठीक है, ये देखें, ये अगर रेटिना को देखें, ये ब्लॉट यहाँ पर जो निशान बड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है ब्लोची हेमरेजेस, ठीक है ना। ठीक है सर। जहाँ आप रिकॉर्ड कर रही है। यस सर। अच्छा, ये हो गए। उसके बाद फ्लेम शेप हेमरेजेस है, ये हम उनकी लहदा मैं पहली पिक्चर में आपको इकट्ठी दिखाई गई थी ना, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, अब लहदा चले स्कूल पढ़े। Flame-shaped hemorrhages in the posterior pole where the nerve fiber layer is thickest have the linear flame-shaped appearance caused by the tracking along the retinal axons. अच्छा, ये फ्लेम शेप हेमरेजेस जो से है, इनकी शक्ल देखे लीनियर है। वो क्यों है, इसलिए कि जो नर्व फाइबर लेयर है ना, ये उसकी शक्ल भी लीनियर होती है, तो ये उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और ये रेटल नर्व फाइबर लेयर है, और ये उसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। तो चूंकि नर्व फाइबर लेयर इस तरह का होता है, इसीलिए उसकी फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस की शेप भी इस तरह होती है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें। यहाँ पढ़े हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, कॉटन वूल स्पॉट्स। चले अली। ठीक है सर। Cotton wool spots superficial at level of ganglion cell layer. Axonal flow disruption due to ischemia. ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि इस्कीमिया होता है, ठीक है, और गैंग्लियन से लेयर में होता है, ये नर्व फाइबर लेयर में होता है, और उसकी वजह से इसको रुई की तरह ये इसकी शक्ल नजर आती है, ठीक है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी होते हैं, हाइपरटेंसी में भी होते हैं, और ये हिस्टोलॉजिकली आप देख लें नर्व फाइबर लेयर में होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नर्व फाइबर लेयर इन्फेक्शन, कॉटन वूल स्पॉट, ठीक है।
ठीक है सर। समझ आ रही है? जी सर आ जी रही है। सर। हार्ड एक्सुडेट्स, चले Hard स्कूल। exudates present in the outer plexiform layer formed by the deposition of lipids and lipoproteins due to abnormal vascular permeability. ठीक है, चले अली। Sir, retinal changes, vascular leakage, flame-shaped retinal hemorrhages, retinal edema, hard exudates, macular star, disc edema, malignant or accelerated hypertension. ठीक है, ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की रेटिनल चेंजेस है सारी की सारी, एक स्लाइड के अंदर आ गई है। स्कूल दोबारा पढ़े जरा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ज़हन में रह जाए। Retinal changes, vascular leakage that leads to flame-shaped retinal hemorrhages, retinal edema, hard exudates, macular stars, disc edema in the malignant or accelerated hypertension. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ये होता है कि उसमें डिस्क एडिमा हो जाता है, जैसे ये है, ठीक है। वो ठीक है आपको सर। पेपल एडिमा से आप कंफ्यूज करते हैं, इसमें डिस्क नजर नहीं आ रही, लेकिन डिस्क का एडिमा हुआ है, तो ये पेपल एडिमा नहीं है। मैक्युलर स्टार क्या होता है? मैकुलर स्टार, जो मैकुला के इर्द गिर्द हार्ड एक्सुडेट्स जमा हो जाते हैं एक स्टार की शेप में, ठीक है। ठीक है सर। वो सर स्टूडेंट को ऐड कर दें। इसको आगे डायग्राम आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब पढ़े क्लोराइड में क्या चेंजेस आती हैं जी अली साहब? जी सर, कोराइडल चेंजेस, Elsning spots, Sigrist streaks, linear flecks of fibrinoid necrosis along choroidal blood vessels, malignant hypertension में, exudates RD, occasionally bilateral, ठीक है, occasionally bilateral, toxemia of pregnancy. सर स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। चले दोबारा पढ़े स्कूल आप। कोराइडल वो चेंजेस, रेक्टल चेंजेस नहीं, ये कोराइडल है। Elsing spots, Stiger streaks, linear fleaks of fibrinoid necrosis along the choroidal blood vessels in malignant hypertension, exudative retinal RD, occasionally bilateral and toxemia of the pregnancy. ठीक है, ये नीचे जो आपको नजर आ रही है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। ठीक है सर। ये जो येलो है, और लीनियर फ्लैक्स ऑफ फिब्रिनॉइड निक्रोसिस अलोंग कोराइडल ब्लड वेसल्स मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, वो आपको यहाँ पर वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये होता है वो, ठीक है। आपने बुक में भी देख लीजिएगा। अच्छा चले अब ग्रेडिंग करते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ग्रेडिंग क्या है स्कूल? जी सर। ग्रेडिंग ऑफ द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ग्रेड 1। सर इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, वो टेक्स्ट आगे पीछे हो गया। ग्रेड 1 इज द ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टेरियोलर। ये आस्ता आस्ता पढ़े, ये समझनी भी है और ये 7 डायग्राम बनी है, इसको देखते भी जाए। ठीक है सर। Grade 1 is the broadening of arteriolar. Number 1 simple. ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टियोलर रिफ्लेक्स, ठीक है। Simple vein concealment. सिंपल वेन कंसीलमेंट, देखें जब ब्रॉडनिंग होगी ना, आर्टेरियोलर आर्टरीज की ब्रॉडनिंग होगी तो वेन्स छुप जाएंगी। ठीक है सर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक दफा समझने की जरूरत है। ये टाइप 1 है, ग्रेड 1 है ये, ठीक है। तो ये आर्टरीज की जो ब्रॉडनिंग हुई है तो वेन उसमें कंसीलमेंट हो जाती है, वेन छुप जाती है। ठीक है सर। ये 2 चीजें होती हैं ग्रेड 1 में, ठीक है। ये आप अभी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम इनकी रिवीजन भी करेंगे। ग्रेड 2 में क्या होता है? Grade 2, grade 1 plus
AV nipping and deflection of veins. हाँ, एक तो वो चीजें जो ग्रेड 1 में थी और दूसरा ये देखें ये एवी निपिंग है, यानी कि जो आर्टरी है उसने वेन को प्रेस किया हुआ है। नजर आया? जी सर। तो स्कूल नजर आया आपको? जी सर, विजिबल है। आया नजर? जी सर, आ रहा है। हाँ, तो आई होप कि बाकी क्लास भी समझ रही होगी। तो आपने देखा, आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल रेट्रल वेन की ओक्लूजन में ये पैथोजेनेसिस है, ठीक है ना? उसमें आर्टरी एक्लूड कर देती है वेन को और वेन फट जाती है और वो सेंट्रल रेट्रल वेन ओक्लूजन हो जाती है, मतलब फट नहीं जाती है, एक्लूड हो जाती है। ठीक हो गया? तो ये ठीक है सर। पैथोजेनेसिस भी है सेंट्रल रेट्रल वेन ओक्लूजन की भी और ब्रांच रेट्रल वेन ओक्लूजन की भी। अब ग्रेड 3 पढ़े जरा। Grade 2 plus copper wiring, retinal ischemia, flame-shaped hemorrhages, clot hemorrhages, cotton wool spots. ठीक हो गया? ग्रेड 2 प्लस ये देखें, ये आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल्स की कलर जो सा वो कॉपर की तरह हुआ है एक का, ये मैंने जो जूम किया है। ठीक हो गया? और साथ में ठीक कौन? हाँ जी, अली समझ आ रही है? स्कूल? जी सर, आ रही है। सर, आ रही है समझ। अभी तो बोला था मेरा नाम। अच्छा, ये हेमरेजेस है जो हमने पहले पढ़े थे, ब्लड हेमरेजेस है, कॉटन वूल स्पॉट्स और ग्रेड 2 में जो चीजें होती है। इस डायग्राम में बाकी चीजें तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको डिस्टॉर्शन किसकी आ रही है? ये आपको कॉपर वायरिंग नजर आ रही है। ठीक हो गया? ठीक है। ये किसकी डिस्टॉर्शन है? ग्रेड 4 पढ़े स्कूल? Grade 4, capillary ये सलीम मजर जो है ना उसके पास। जी सर। चले अब ग्रेड 3 में आ जाए, ग्रेड 4 में आ जाए। Grade 4, grade 3 plus silver wiring and papillary edema. ठीक है, तो इधर देखें ग्रेड 4 के अंदर ये देखें सिल्वर वायरिंग नजर आ रही है, ये ब्लड वेसल सिल्वर कलर की नजर आ रही है। जी सर। आ रही है ना यार? ये देखो कितनी क्लियर है। जी सर, आ रही है। ठीक है, और साथ ग्रेड 3 की सारी स्टेजेस होगी जो इस यहाँ पर ज़ाहिर नहीं दी हुई। ठीक है? ठीक है ठीक है सर। सर। तो स्टूडेंट को ऐड कर दिए। किया है मैंने, अभी तो किया है। तो फिर से कोई वेटिंग रूम है थोड़ी। अच्छा, ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेट्रो कोई भी नहीं है वेटिंग में। अच्छा चले पढ़े जी स्कूल। Ophthalmic complications of hypertension, common BRVO, branch retinal vein occlusion, central retinal vein occlusion, and intraretinal hemorrhages. Uncommon include retinal artery occlusion, retinal artery macroaneurysm, anterior ischemic optic neuropathy, choroidal infarcts, ocular motor nerve palsy, and rare include exudative retinal detachment in eclampsia. ठीक है, समझ आ गई? जी सर। इसमें मेरा ख्याल है कि मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप हाइपरटेंशन आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है हाइपरटेंशन में
बॉडी में ब्लड वेसल्स का मेन रिस्पॉन्स क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन, ठीक है ना? ठीक है और सर। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। और उस मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। और जब कंस्ट्रिक्शन होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, तो वो वेन को कंप्रेस करती है। वेन को कंप्रेस करने की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है ऊपर, जो भी आपने पढ़ी है। और उसमें फिर CRV हो, BRV हो, सारी बेसिकली ये हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा सेंट्रल लेटरल वेन पढ़ाया था, लेकिन बेसिकली आज हमने हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पढ़ी है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ये देखें, सडन पेनलेस डिक्रीज इन VN है, इसमें बहुत सी कॉजेज आती हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं चलेंगे, हम आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी लेक्चर में हमने आप लोगों ने पढ़ के आना है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है सर।